ने अभी तक जो कवर कर दिया था उसको मैं थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा बताता चलूँ। जो मेजर पार्ट हमने भी कवर किया, पहले तो हमने इम्पोर्टेंस वगैरह देखी, ठीक है, हमने क्यों पढ़नी है, मैकेनिकल वाइब्रेशन क्या है, ये सारा कुछ। मेन चीज़ ये थी कि हमने तीन प्रोसेसेस को डिस्कस किया था। अगर मैं वहीं पे आपको ले चलता हूँ कि कोई भी वाइब्रेशन एनालिसिस है या जो हमारा प्रोसीजर होगा अप्रोच करने का, कोई भी प्रॉब्लम जो कि मैकेनिकल वाइब्रेशंस से रेलेवेंट है, तो उसको अप्रोच करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। जो कि हमने कहा था कि चार स्टेप्स हैं बेसिकली। कि एक तो हमने उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है, ठीक है। यानी मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या थी कि कुछ मैथमेटिक्स की इक्वेशंस होंगी जो कि उस सिस्टम को डिफाइन कर रही होंगी, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसको डिफाइन कर रही होंगी। उसके बाद क्या है, उसको हम सिंपल ड्राइव कर लेंगे, अपने हिसाब से उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे और उन उससे जो है रेलेवेंट रिजल्ट्स जो है इंटरप्रेट करेंगे। क्या आया कि कुछ चीज़ें इनपुट आउटपुट रिस्पॉन्स हमारी लिमिट्स में है नहीं है, अगर नहीं है तो किस तरह करना है, वो सारी चीज़ें वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। यानी कि ये चार स्टेप्स हैं जो कि किसी भी एनालिसिस के अंदर हमारे वाइब्रेटिंग सिस्टम में हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद मेजरली हमने बात की थी कि एक तो ये हैं क्या, इनको हमने देखा था, लेकिन मेजरली जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है उसके लिए हमने कहा था कि तीन चीज़ें हैं बेसिकली जो अ, हमारे पास मोस्टली यूज हो रही होंगी मैथमेटिकल मॉडलिंग से रेलेवेंट, ठीक है। तो वो तीन कंपोनेंट क्या थे, मैस, स्प्रिंग और डैम्पर, ठीक है। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं बेसिकली जो हर दफ़ा हमारे पास इस तरह यूज हो के मैस, ये स्प्रिंग आपका और ये डैम्पर। तो इसकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट। उसके लिए हमने ये देखा था कि एक ही सिस्टम जो है, जिस तरह ये बाइकर है कोई भी एक मोटरसाइकिल के ऊपर, तो हमने डिफरेंट वेज देखे थे कि इसको बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम आप डिफरेंट वेज के साथ इसको मॉडल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के हम अपने एनालिसिस में क्या चीज़ें फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जो तीन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इनमें से हमने बारी बारी सबको स्टडी करना था। तो स्प्रिंग एलिमेंट्स जो हैं उसको हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, ठीक है। इसमें से कुछ ये चीज़ थी कि हमने एज्यूम किया कि स्प्रिंग जो है, क्योंकि हालांकि उसका अपना एक मैस होता है, एक वो डैम्पिंग भी रखता है, यानी कि वो कुछ एनर्जी वेस्टेज भी जाती है उसकी, लेकिन हमारे जो स्प्रिंग एलिमेंट है जिसको हम अपने जहन में रखेंगे वो एक आइडियल स्प्रिंग होगा जिसका कोई भी मैस नहीं होगा, डैम्पिंग कॉज नहीं क्रिएट करेगा, सिर्फ वो जो है एक एज अ स्प्रिंग एलिमेंट एक इलास्टिक सिटी जो है वो प्रोवाइड करे, ठीक है जी। कुछ बेसिक चीज़ें थी, आई होप के इसको मैं नहीं जाता। लीनियराइजेशन क्या होती है, उसको हम किस तरह करते हैं, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बेसिकली आप पूछ सकते हैं, ये एक रेलेवेंट उससे प्रॉब्लम हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो एक्चुअल जो उसका हमने देखा था कि एक्चुअल जो हमारे पास डिफ्लेक्शन आई थी वो हमारे पास 0.488 आई थी। लेकिन जब हमने इक्वलेंट लीनियराइज करके उसको एक कांस्टेंट की वैल्यू देखी तो वो तकरीबन 0.466 आई थी, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो इक्वलेंट लीनियर स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्योंकि हमने उसको ज़रा कह लें कि इजी किया है, तो इस वजह से बल्कि एक मिनट ज़रा मैं इसको दूसरे सॉफ्टवेयर में खोल लूँ। अच्छा जी, होपफुली आपको नज़र आ रहा है। तो लीनियराइजेशन का हमने डिस्कस किया था, और ठीक है, और हमने
हाँ, ये कुछ केसेस थे, ठीक है। एक यूनिफॉर्म अगर रॉड है, अ, तो अगर उसके ऊपर कोई टेंसाइल फोर्स लग रही है, तो उसको हमने फार्मूला उसके लिए हमने डिराइव किया था कि ऐसे केस के अंदर कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसके किसी एरिया में कंसंट्रेशन ऑफ मैस ज़्यादा है, कहीं कम है, ठीक है। यानी कि यूनिफॉर्म मैस डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी, कोई चीज़ कहीं से ऐसा नहीं है कि यहाँ से एरिया कम है, एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें असम्पशन है कि ये नहीं है, यूनिफॉर्म है लेंथ उसकी। और उसको एल अगर हम कहें, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कहें, यंग मॉडुलस उसका ई है। तो ऐसे केस में हमने ये ड्राइव किया था कि हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो ए ई ओवर एल होगी। यानी कि अगर इस चीज़ को एक जो रॉड है यूनिफॉर्म लेंथ का, उसके ऊपर अगर टेंसाइल फोर्स लग रही है और उसको मैं एक स्प्रिंग के तौर पे इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो उस स्प्रिंग की वैल्यू जो है, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो ए ई ओवर एल होगी। यानी वो उसके एरिया पे, उसके यंग मॉडुलस पे और उसकी लेंथ पे डिपेंडेंट होगा। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। अच्छा, चले, मैं होप कि आप सुन रहे हैं और सोएंगे नहीं बीच में, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ बीच में ना समझ लग रही हो या कोई मसला हो तो आप पूछ लें। अभी तक तो मैं पिछला आपको रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप सेम पेज पे आ जाएं, ताकि हम आगे स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली दो केसेस रिलेटिवली पढ़े थे, ठीक है। एक तो फर्स्ट केस ये था कि यूनिफॉर्म लेंथ रॉड को हमने किस तरह उसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। फिर सेकंड केस था कि हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, के एंड पे कैंटिलीवर बीम क्या होती है जी, एक एंड से क्या है वो फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे कोई ना लोड आपके पास एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे सीओ में हमने ये डिस्कस किया था कि उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 3 EI ओवर एल क्यूब के हो। यानी कि अगर मैंने इस कैंटिलीवर बीम को एज अ स्प्रिंग शो करना है, तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की स्टिफनेस जो है 3 EI ओवर एल क्यूब होगी। तो आई गेस कि यहाँ तक हमने लास्ट टाइम तक कवर किया था, ऐसे ही है। हमने वहीं तक कवर किया था, ठीक है। यानी आज हमने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ने हैं, एम आई राइट? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, देखें, अब स्प्रिंग जिस तरह आपने किसी भी सिस्टम में जिस तरह रेजिस्टर्स को आपने देखा होगा कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इस तरह स्प्रिंग भी जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज में हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि किसी चीज़ को सपोर्ट जो है एक रॉड ने भी की हो, एक किसी और मटेरियल ने की हो। लेट्स से कि एक स्टील रॉड के साथ इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है, एक जगह पे मैंने इसको रोप के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अब स्टील रॉड वाला जो है हमारा कनेक्शन, वो जाहिर बात है उसका के जो है वो डिफरेंट होगा, यानी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, वो जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा होगा उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। जबकि अगर रोप के साथ कनेक्टेड है तो रोप हो सकता है, उसकी मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि वो उसकी यानी इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी। तो जाहिर बात है अगर दो चीज़ें किसी भी चीज़ के साथ कनेक्टेड हैं, यानी दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्प्रिंग एलिमेंट का रोल प्ले कर सकती हैं, तो उनकी अगर हम उन दोनों को मिला के एक स्प्रिंग कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसकी वैल्यू किस तरह निकलेगी, वो बेसिकली हमारा यहाँ पर्पज है कि हम उसको देखें, ठीक है। तो केस वन है जी, स्प्रिंग्स इन पैरेलल, ठीक है। यानी पैरेलल में क्या हो रहा है कि आप देखते हैं कि दोनों स्प्रिंग्स के ऊपर सेम लोड जो है वो लग रहा है, यानी कि लोड यानी कि डिवाइडेड है उसके ऊपर, ठीक है। तो मैंने लोड W इज अप्लाइड, द सिस्टम अंडरगोज द डिफ्लेक्शन डेल्टा एस टी, यानी कि दोनों में डिफ्लेक्शन जो है वो सेम आ रही है। डेल्टा एस टी स्प्रिंग वन होगा नीचे और वही ये होगा, ठीक है। यानी कि W जो है बेसिकली वो इन दोनों पे कह लें कि डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, यानी कुछ हिस्सा, कुछ इलोंगेशन आपके पास स्प्रिंग के वन में आ जाएगी, कुछ इलोंगेशन के टू में आ जाएगी, यानी ओवरऑल ये कुछ एक स्पेसिफिक लेंथ जो है इसके अंदर इंक्रीज होगी, उसको हमने यहाँ पे डेल्टा एस टी से रिप्रेजेंट किया हुआ। तो ऐसे केस के अंदर जिस तरह मैंने बात की थी कि मैंने अगर मैं चाहता हूँ कि इन दो स्प्रिंग्स को अलग अलग लिखने की बजाय मैं इसको एक ऐसे सिस्टम से रिप्रेजेंट करूं जो सिंपल आप कहें कि ये मेरे पास फिक्स्ड स्पॉट है और मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसको
एक ही स्प्रिंग से रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, ये लेट्स से कि ये मेरा वेट लगा हुआ है नीचे को, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही स्प्रिंग जो है इसको रिप्रेजेंट करे। तो उसको मैं क्या कहूँगा कि के इक्वलेंट वैल्यू जो है, यानी उस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के इक्वलेंट के इक्वल हो। ठीक है, तो अब वो जारी बात है, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा होगा अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो ये हमने देखना है कि हमने कैसे करना है। ठीक है, तो के इक्वलेंट डिनोट्स द इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे क्योंकि दो हैं, इक्विवेलेंट के लिए तीन, अगर चार पांच भी हैं तो आप हो सकता है उन सबको भी मिला के सिर्फ एक ही स्प्रिंग से शो करें। ठीक है, तो उस स्प्रिंग की इक्विवेलेंट उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आप कैसे निकालेंगे ये हम देख रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास सेम लोड ही लग रहा है और डिफ्लेक्शन सब में सेम है, तो हम ये रिलेशन जो है इसको लिख सकते हैं। यानी ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि ये लोड लग रहा है, जैसे एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, ये सिंपल वही रिलेशन है अगर आप इस जहन में हो। ठीक है, हम एक स्प्रिंग के लिए जाहिर बात है फिजिकल टू एक के एक्स ही लिखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे के जो होगा वो क्या है, आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम एक ही स्प्रिंग के साथ इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और एक्स क्योंकि सेम है सबके लिए, उसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एस टी के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, और W भी सब पे, क्योंकि K1 के ऊपर भी W ही लग रहा है, K2 के ऊपर भी W ही लग रहा है, यानी डिवाइड हुआ है, यही है हमारे पास। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, वो उसकी वैल्यू K1 के स्प्रिंग कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर रही होगी और K2 के, यानी कि वो अगर आप देखें तो K1 प्लस K2 आप उसको लिख सकते हैं। तो पैरेलल के केस में सिंपल है ये ज़्यादा, कि आपके पास जितने भी स्प्रिंग होंगे उन सब के स्प्रिंग कांस्टेंट्स को आप ऐड कर लें, तो हमारे पास इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसका वो बन जाएगा। यानी ठीक है, यानी अगर लेट्स से कि ये मेरे पास केस है पैरेलल का, और इसकी वैल्यू मैं कहता हूँ कि 3 है और इसकी वैल्यू 4 है। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। यानी ये सिस्टम भी मेरे पास वही एनालिसिस में रिजल्ट्स दे रहा होगा जो ये सिस्टम दे रहा होगा। ठीक है, तो हम इस तरह अगर पैरेलल में हमारे पास मल्टीपल स्प्रिंग्स हो तो उस सिस्टम को हम जरा इजी कर सकते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल के। हम सिर्फ ये देखेंगे अच्छा आया कि स्प्रिंग्स पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो सिर्फ उनकी स्प्रिंग कांस्टेंट्स की वैल्यूज को हम ऐड करके इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि सीरीज के अंदर अगर हमारे पास हो स्प्रिंग्स आपके। ठीक है, सीरीज के अंदर आप देख रहे हैं कि सीरीज के अंदर क्या है, डिफरेंट है हमारे पास, कि एक स्प्रिंग जो है वो आपका फिक्स्ड है, दूसरा स्प्रिंग जो है उस स्प्रिंग के साथ अटैच है। ठीक है, और उस स्प्रिंग के साथ फिर आगे लोड अटैच है। ठीक है, तो अगर ये इसकी नॉर्मल पोजीशन थी आप देख रहे हैं कि, और फिर जब मैंने इस पे ये डब्ल्यू लोड ऐड किया, तो अब ये पोजीशन हमारे पास K2 जो है यहाँ से आप देखते हैं कि ये वाला पॉइंट इसका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है ये टोटल डिफ्लेक्शन आपकी ये आ रही है, यानी कि इस पूरे सिस्टम की ये दोनों जो लगे हुए थे, टोटल डिफ्लेक्शन जो है उसको हमने डेल्टा एस टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस टोटल डिफ्लेक्शन में कुछ डिफ्लेक्शन जो है वो डेल्टा वन होगी जो कि स्प्रिंग वन की वजह से है, और कुछ डिफ्लेक्शन जो है वो डेल्टा टू होगी स्प्रिंग टू की वजह से है। अब यहाँ पे डेल्टा वन को कम शो किया हुआ है, डेल्टा टू को ज़्यादा शो किया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करेंगी, यानी कि इस पे डिपेंड करेंगे कि कौन सा स्प्रिंग जो है वो ज़्यादा स्टिफ है। यानी अगर वाला ऊपर वाला स्प्रिंग ज़्यादा सख्त होगा तो ज़ाहिर बात है उसमें डिफ्लेक्शन कम आएगी, अगर नीचे वाला ज़्यादा सख्त टाइप का है तो उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है उसकी उस स्प्रिंग किस तरह का है। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में डिफ्लेक्शन जो है वो फ़र्क आएगी। ठीक है, तो ये देखें अब यहाँ पे ये फ़र्क डल गया है उसका आपका जो है पैरेलल के केस में और इस केस के अंदर। ठीक है, तो टोटल डिफ्लेक्शन जो होगी हमारे पास वो इन दोनों डिफ्लेक्शंस का सम होगी, एक तो डिफरेंट होगी डिफ्लेक्शन और दोनों डिफ्लेक्शंस का सम होगा। अब वेट जो है वो दोनों पे इक्वल लग रहा है, हमने पिछले में देखा था कि वेट जो है वो डिवाइड हो रहा था उनके ऊपर, अब W ही वेट जो है K1 पे लग रहा है और W ही वेट जो है K2 पे लग रहा है। आप देख रहे हैं कि दोनों ही इस लोड को बेयर कर रहे हैं क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू, ये वही सेम हमारा F इज इक्वल टू के एक्स वाला जो है, W यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबके लिए ये रिलेशन सेम होगा क्योंकि W सबके लिए सेम है, तो W इज इक्वल टू K1 डेल्टा वन, इसी तरह K2 डेल्टा टू के ऊपर भी W ही लग रहा है। और अगर हम इसको एक इक्वलेंट वे में लिखना चाहते हैं, यानी अगर मैं इसको अब इक्वलेंट मैथ्स अगर यहाँ बनाऊँ तो क्या होगा कि
ये लगा हुआ है और ये स्प्रिंग है और ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास के इक्विवेलेंट है और इसके अंदर जो भी डिफ्लेक्शन इसकी नॉर्मल पोजीशन से और जब वेट ऐड करने के बाद आएगी वो हम उसको कह रहे हैं जी डेल्टा एस टी, ठीक है, जो टोटल डिफ्लेक्शन के इक्वल है। तो इन सब केस के अंदर सब पे लग डब्ल्यू ही रहा है, ठीक है। तो इसका हमने कैसे निकालना है रिलेशन, वो यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो हम क्योंकि ये हमारे पास डब्ल्यू सब में सेम है, तो आपने देख रहे हैं कि इसी इसी रिलेशन से, ये वाला जो रिलेशन है इससे हमने ये रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। यानी डब्ल्यू सारा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सबकी सेम है, तो ये राइट हैंड साइड को हमने यहाँ पे ये इक्वलेंट किया हुआ है, ठीक है। यानी कि K1 डेल्टा 1 इज इक्वल टू K2 डेल्टा 2, इसी तरह फिर K3 ये K इक्वलेंट डेल्टा एस टी। तो ये हमने रिलेशन इसी से लिखा है क्योंकि सब में डब्ल्यू जो है वो सेम है। अब यहाँ से क्या किया हुआ है कि डेल्टा 1 की वैल्यू निकाली हुई है, यानी कि आप इन दो को देखें, अगर K1 डेल्टा 1 और K इक्वलेंट डेल्टा एस टी को, तो डेल्टा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, K इक्वलेंट एस टी डिवाइडेड बाय K1, ठीक है। यानी इन दो को यूज करके यानी कि हम चाह रहे हैं कि हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को भी रिप्लेस करके डेल्टा इक्वलेंट के इक्वलेंट की वैल्यू जो है बेसिकली हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस रिलेशन के अंदर। इस रिलेशन में इन दो क्वांटिटीज को आपने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटीज आपने यहाँ पे ऐड कर दी है, हमारे पास रिलेशन बन गया है ये, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे 1 के इक्विवेलेंट की वैल्यू आप यहाँ से ये ड्राइव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है कि आपका रिलेशन ये आया कैसे है, ठीक है। तो बेसिकली डेल्टा एस टी यहाँ से कॉमन आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे जो हैं आप दूसरी साइड पे ले जाएं, के इक्विवेलेंट को कॉमन निकाल के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो आपके पास बेसिकली ये रिलेशन बन जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, क्योंकि मेरे पास ये भी बोर्ड नहीं है तो मैं आपको ये करके नहीं दिखा सकता, लेकिन आई होप कि मैंने डिफरेंट स्टेप्स जो हैं काफ़ी खोल के लिखे हैं ताकि आप इजीली उसको निकाल सकें। तो इसमें कोई क्वेश्चन अगर किसी का हो, ना समझ लगी हो तो पूछ सकता है। आई होप कि सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ ये रिलेशन कैसे निकालना है वो है, ठीक है। यानी अगर आपके पास स्प्रिंग सीरीज में है तो आपने सिंपल उनको ऐड कर लेना है, अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू सम हो रही है, लेकिन रेसिप्रोकल्स में सम हो रही है, यानी कि 1 ओवर करके सम हो रही है, ठीक है। होप कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। अब ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास अ, जो आपको ये बताएगी कि हमने ये कंबाइंड सिस्टम्स जो होंगे हमारे पास स्प्रिंग्स एलिमेंट्स के, वो बेसिकली किस तरह हमने सॉल्व करने। हम्म, अच्छा जी, तो हमारे पास ये है एग्जाम्पल है होस्टिंग ड्रम कैरिंग अ स्टील वायर। होस्टिंग मतलब होता है जो कि किसी चीज को होस्ट करे, किसी चीज को ऊपर चढ़ाने वाला, ठीक है। तो ड्रम इस चीज को कह रहे हैं, ये जो हमारे पास है लगा हुआ, ठीक है, ये वाला, ये चीज जो है वो बेसिकली ड्रम है, ठीक है। तो होस्टिंग ड्रम इज कैरिंग कैरिंग अ स्टील वायर रोप, ठीक है। तो ये उसके ऊपर जो है ये वाली जो है स्टील वायर रोप जो है इसके ऊपर लिपटी हुई है। यानी अगर मैं इसको ये फ्रंट व्यू इसका, साइड व्यू इसका मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये वायर जो है वो ये वायर है बेसिकली, ठीक है, जो लिपटी हुई है उसके ऊपर पूरी, ठीक है। अगर हम इसको इस तरफ से व्यू करें तो ये वायर लिपटी हुई है और इज माउंटेड एट द एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये वाली जो है जो लेंथ बी से आपको रिप्रेजेंट की हुई है, ये क्या है, ये कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम क्यों है कि एक साइड से ये
अटैच्ड है, फिक्स्ड है, और दूसरी साइड पे इसके ये लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी एक तो कैंटिलीवर बीम है और उसके एंड पे एक रोप के साथ वेट लगा हुआ है, यानी कि दो सिस्टम्स आप देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये दो चीजें अब मेरे पास आ गई, यानी कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स जो है मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब दोनों मटेरियल्स क्योंकि फर्क है, एक कैंटिलीवर बीम है, हमें पता है कैंटिलीवर बीम के केस में जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो अलग है, और ये वाला केस जो है ये आप देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, टेंसाइल वाला केस, जो सिंपल हमने पहला केस पढ़ा था, ठीक है। यानी कि एक वायर है जिसके ऊपर लोड लग रहा है नीचे को, और उसके जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो अलग होगी। तो अब यहाँ पे करना क्या हमने, डिटरमिन द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम when the suspended length of the wire is I L सॉरी, ठीक है। तो लेंथ आपकी जो वायर की लेंथ है वो L है, अज्यूम द नेट क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ऑफ द वायर, स्मॉल d जो है वो इसका डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, और यंग मॉडुलस जो है वो दोनों का उसने कहा है कि मेरे ख्याल सेम है, E की वैल्यू उसको उसने दी, ठीक है। तो अगर सॉरी तो अगर हम अब क्या चाह रहे हैं कि हम इस सारे सिस्टम को, यानी कि ये वाला जो सिस्टम है पूरा, ये जो मेरे पास यानी ये कैंटिलीवर बीम जो कि फिक्स है, उसके एंड पे एक ड्रम लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं कि वो निग्लिजिबल मास का है, लेकिन उसके ऊपर एक रोप लगी हुई है जो डब्ल्यू वेट के साथ अटैच है। इस सारे सिस्टम को मैं एक इक्विवेलेंट सिस्टम में, यानी कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, बल्कि इसमें भी नहीं, इक्विवेलेंट की फॉर्म में, यानी मैं चाहता हूँ कि इसको सिर्फ एक ही स्प्रिंग से शो करूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देख रहे हैं अभी जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पे अब दो चीजें जो है वो इकट्ठी होगी। एक मेरे पास बीम है जो कि कैंटिलीवर बीम है, एक एंड से फिक्स है और यहाँ पे उसके लोड लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लोड जाहिर बात है इस कैंटिलीवर बीम के एंड पे भी लग रहा है। और रोप जो है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर ये टेंसाइल फोर्स लग रही है क्योंकि वो खिंचाव उसके ऊपर आ रहा है यहाँ से भी, और ये नीचे को भी ये डी है। तो ये एक अलहदा स्प्रिंग एलिमेंट पेश करेगा, यानी कि जारी बात है इसमें कोई ना कोई इलास्टिसिटी होगी, तो इसके के की वैल्यू अलहदा होगी, और इसकी जो रोप जो है ये एक अलहदा से स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे रहा होगा, इसकी के की वैल्यू अलहदा होगी। तो अब आपने देखना है कि ये क्या हमारे पास अब दो हैं स्प्रिंग्स इसमें, ठीक है, यानी दो स्प्रिंग एलिमेंट्स हैं। तो अब हमने ये देखना है कि क्या ये स्प्रिंग एलिमेंट्स पैरेलल में हैं या सीरीज में हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम सीरीज के अंदर ही कंसीडर करें, क्योंकि लोड जो है वो एक ही पे लग रहा है, यानी कि लग तो दोनों पे रहा है, यानी कि एक स्प्रिंग जो है वो दूसरे से कनेक्टेड है, जिस तरह सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट कर ली कि दो स्प्रिंग्स हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब सीरीज के लिए क्या होता है वो मेरे ख्याल हमने के इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया है ऑलरेडी, कि के इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कैंटिलीवर बीम, ये अभी मैंने जो अभी आपको रिवाइज करवाया उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कैंटिलीवर बीम है उसके ऊपर लोड लग रहा है तो उसके के की वैल्यू जो है हम 3EI ओवर बी क्यूब जो है उससे, यानी उसका लेंथ का 3EI ओवर एल क्यूब आप कह लें, या 3EI ओवर बी क्यूब यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है कैंटिलीवर बीम की वो क्या है, बी है, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम के इस केस के अंदर हम उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको 3I ओवर बी क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई की जो वैल्यू है, क्योंकि ये हमारे पास एक एक वो है, क्या उसे कहते हैं, रॉड टाइप, जो कैंटिलीवर बीम है, सॉरी रॉड कह रहा हूँ, बीम है। तो बीम क्योंकि हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में होती है तो उसका आपने पढ़ा होगा कि 1/12 बी एच क्यूब, ठीक है। तो बेसिकली ये वही है 1/12 बी एच क्यूब, क्योंकि विड्थ और एच क्यूब, ठीक है। तो थिकनेस उसकी जो है, हाइट जो आपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ी होगी, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1/12 बी एच क्यूब के इक्वल है। तो फिर वही बात है कि काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि हम, क्योंकि ये अप्लाइड फील्ड है तो इसमें हम जितना भी नॉलेज आपने बाकियों में गेन किया हुआ वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। तो खैर आई की वैल्यू यहाँ पे बीम के लिए क्या है, 1/12 उसकी जो विड्थ होती है और उसकी जो थिकनेस होती है उसका क्यूब, ठीक है। तो बी एच क्यूब या ए टी क्यूब इस केस के अंदर। तो ये इसको सारा मल्टीप्लाई करके आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया जो कि बीम के स्प्रिंग कांस्टेंट को शो कर रहा है।
ठीक है। इसी तरह रोप का स्प्रिंग कांस्टेंट, रोप वाला केस क्या है, रोप वाला पहला केस है जो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज है उसके ऊपर टेंसाइल लोड लग रहा है तो उस केस के अंदर उसकी के की वैल्यू किसके इक्वल थी, ए ई ओवर एल के इक्वल। ठीक है, जो फर्स्ट पहला केस हमने पढ़ा था। तो ये क्योंकि टेंसाइल लोड लग रहा है डब्ल्यू रोप के ऊपर, तो ये है। ठीक है, तो इसका एरिया जो है आप उसको पाई डी स्केयर ओवर 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप पाई आर स्केयर लिख लें, सिंपल। ठीक है, दोनों सेम है। तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास इस रोप के स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो हमारे पास इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इन दो की बजाय, इन दो की बजाय हम चाह रहे हैं कि इसको एक ही स्प्रिंग कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करें, तो उस इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 1/kb प्लस 1/kr। ठीक है, ये वही एक्सप्रेशन है जो भी हमने ड्राइव किया है सीरीज के लिए। तो अब क्या है जी, आपने इन दोनों को इन्वर्स कर दिया है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 1/kb क्या हो जाएगा, 4b³ जो है ये वाला, ये ऊपर आ गया, और ये e/a/t³ जो है ये नीचे चला गया। इसी तरह इसको भी आपने रेसिप्रोकल इसका ले लिया, 4l ऊपर आ गया और पाई डी स्क्वायर e नीचे आ गया। अब इसमें से जो कॉमन आपका आ सकता था, या आपने इन सारे को, इसको एलसीएम लेके और उसको क्या लें कि रेसिप्रोकल उसका ले लिया, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो अगर हमने इस सिस्टम को, यानी कि ये वाला जो सिस्टम था मेरे पास, ये वाला जो मैंने ग्रीन से जिसको इंसर्कल किया हुआ है, इसको मैंने अगर सिंपल इस फॉर्म में लिखना हो, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो के की वैल्यू जो निकलेगी वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो यही बेसिकली मैथमेटिकल मॉडलिंग का पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमने अभी स्प्रिंग एलिमेंट्स को कंसीडर किया है, यानी हमने सिर्फ के की वैल्यू निकाली है कि स्प्रिंग एलिमेंट की वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो इस तरह का स्प्रिंग और सिंपल ये वाला सिस्टम जो है बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि के की वैल्यू जो है वो उस स्पेसिफिक सिस्टम से रेलेवेंट होगी, उस स्पेसिफिक सिस्टम के इक्वल होगी। ठीक है, हालांकि चीज़ें देखने में बड़ी आसान लग रही हैं कि आपने सिंपल एक स्प्रिंग के साथ उसको शो कर दिया, लेकिन उसके बैक एंड पे आप देख रहे हैं कि के की वैल्यू जो है वो बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं उस सिस्टम की इनकॉर्पोरेट कर रही है। तो ये हमने बेसिकली इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला है इसका। आई होप कि इसमें कोई क्वेश्चन अगर किसी को नहीं समझ लगा तो वो पूछ सकता है।